नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर की सीरीज को लेकर के। तो आपको बताते चले मित्रों कि हमारा प्रयास यही है कि जब आगामी समय में जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो, जब आप उसमें बैठें तो आप अपने प्रश्नों को बेहतर तरीके से टैकल कर सकें, उसका सही ऑप्शन चूज कर सकें। साथ ही साथ आपकी सफलता में छोटा सा प्रयास हमारा ये भी रहता है कि जब किसी प्रश्न को आप स्टेटमेंट में जब देखें तो आप जो है उसे सॉल्व करने में सहज महसूस हो। साथ ही साथ इस करंट अफेयर के माध्यम से स्टैटिक जीके से भी आपको अवगत कराया जाता है, ताकि जब करंट का मुद्दा स्टैटिक से जुड़े तो उसे भी आप जो है रिलेट कर जाए। एमसीक्यू के माध्यम से प्रमुख जो है प्रश्न कराए जाते हैं, अभ्यास कराए जाते हैं। साथ ही आप उस व्याख्या के संदर्भ में जब देखेंगे तो हो सकता है हूबहू क्वेश्चन ना आए, लेकिन उससे संबंधित प्रश्न जोड़ करके आ सकता है। तो आप जो है हर तरीके से अपने आप को तैयार रखिए। उसमें छोटा सा प्रयास हमारा यही रहेगा कि आरजीएस आपको डेली करंट अफेयर्स से अवगत कराता रहेगा। तो इसी संदर्भ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी शेयर कर दें। बढ़ते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर आज के लिए। तो ये रहा आज के लिए पहला प्रश्न आपके लिए। आरटीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। अब ये देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था और आप सबको पता होगा कि आरटीआई के जरिए नागरिकों को सरकारी कामकाज की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो जो पहला स्टेटमेंट भी है हमारा, तो इसे हर कोई जानता है। लेकिन अब ये 2005 का अधिनियम है, अब क्यों चर्चा में है? तो अभी जो है इसमें कुछ फेरबदल किया गया है और नागरिक समाज और विपक्ष ने कहा है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, यानी जिसे हम डीपी कहते हैं, वो एक्ट आया था 2023 में और उससे संबंधित कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो आरटीआई के अधिनियम में संशोधन करता है। तो ये आरोप लगाए जा रहे हैं और अभी वर्तमान में अश्विनी वैष्णव जी जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने यह कहा कि इससे जो है आरटीआई अधिनियम में कोई कमी नहीं आएगी। तो इसलिए अब ये करंट का मुद्दा बन जाता है। तो इसी तरीके से हम स्टैटिक और करंट दोनों मिक्सअप करके प्रश्न को, एमसीक्यू को देखेंगे। तो हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नागरिकों को सरकारी कामकाज की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। ये ऑप्शन सही है। यह भ्रष्टाचार को उजागर करने, जनधन योजनाओं में पारदर्शिता लाने और सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने में एक अहम उपकरण है। पूछ क्या रहा है? सही विकल्प का चयन करना है आरटीआई के संदर्भ में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, दोनों विकल्प हमारे सही हैं। चलिए हम व्याख्या को देखें। तो अभी आरटीआई अधिनियम में संशोधन से कमी नहीं आएगी, ये कौन कह रहा है? पारदर्शिता बनी रहेगी, कौन कह रहा है? अश्विनी वैष्णव जी। तो अभी जो है वर्तमान में नागरिक समाज और विपक्ष ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम यानी डीपीडीपी एक्ट 2023 में आरटीआई से जुड़े संशोधनों को लेकर चिंता जताई है और इसमें 120 से अधिक विपक्षी सांसदों ने संशोधन को वापस लेने की मांग की है कि आप जो है इस संशोधन को वापस ले लीजिए। अब देख लेते हैं हम लोग आरटीआई अधिनियम है क्या और यह पारदर्शिता में कैसे मदद करता है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नागरिकों को सरकारी कामकाज की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। यह भ्रष्टाचार को उजागर करने, जनधन योजनाओं में पारदर्शिता लाने और सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने में एक अहम उपकरण है। तो आपको बताते चले दोस्तों कि एक संगठन था और महिला एवं मजदूर शक्ति संगठन, उन्हीं के प्रयासों से ये आरटीआई अधिनियम आया था
और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए ये लाया गया था 2005 में। आरटीआई कानून की धारा अभी जो है आरटीआई कानून की धारा 8(1)(j पहले से ही निजी जानकारी को एक हद तक छूट देती है, जिससे निजता और पारदर्शिता के बीच संतुलन बना रहे। अब किसी आरटीआई के तहत आप किसी व्यक्ति का पर्सनल जानकारी जो है नहीं मांग सकते जब तक कि वो मुद्दा सार्वजनिक हित से न जुड़ा हो। जैसे आपने पूछा कि ये अमुक व्यक्ति किस पद पर आसीन है, ठीक है, इस विभाग में अमुक व्यक्ति किस पद पर आसीन है और इनका दायित्व क्या है, तो ये क्या हो गया, सार्वजनिक मामला हो गया, ठीक है। अब आप वहीं आरटीआई लगाएं कि ये व्यक्ति जो है किस कास्ट का है और इनके कितनी पत्नियां कितनी बच्चे हैं, कितनी पत्नियां हैं, तो ये व्यक्तिगत मामला हो गया, तो इस संदर्भ में आरटीआई नहीं डाल सकते, ठीक है। तो ये क्या कहता है, आरटीआई कानून की धारा 8(1)(j पहले से ही निजी जानकारी को एक हद तक छूट देता है, जिससे निजता और पारदर्शिता के बीच संतुलन बना रहे। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम यानी डीपी एक्ट 2023 के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में नागरिकों की व्यक्तिगत डिजिटल जानकारी की रक्षा करना है। यह कानून सरकारी और निजी दोनों संगठनों पर लागू होता है जो व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस करते हैं। डीपी कानून में आरटीआई कानून की एक अहम धारा हटाई गई है जो कहती थी कि ऐसी कोई भी जानकारी जो संसद या राज्य विधानसभा को नहीं रोकी जा सकती, उसे नागरिकों से भी नहीं छिपाया जा सकता, तो ये हटा दिया गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं व्यक्तिगत डेटा के बारे में। तो किसी व्यक्ति से जुड़ी कोई भी जानकारी जो डिजिटल रूप में हो, वो डीपीडीटी का प्रावधान है। सहमति आधारित प्रोसेसिंग, आपकी जानकारी तभी प्रोसेस की जा सकती है जब आप सहमत हो। डेटा प्रिंसिपल, यानी वह व्यक्ति जिसका डेटा प्रोसेस हो रहा है, यानी हम आप जैसे आम नागरिक इसके अंतर्गत आएंगे। डेटा फिडुसरी, वह संस्था जो हमारा डेटा इकट्ठा और प्रोसेस करती है, जैसे ऐप, वेबसाइट और बैंक। डीपीबीआई यानी भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड, यह एक स्वतंत्र संस्था जो नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी और शिकायतों का निपटारा करेगी। बच्चों का डेटा संरक्षण, 18 साल से कम उम्र के बच्चों का डेटा अलग तरीके से और विशेष सुरक्षा के साथ प्रोसेस किया जाएगा। दंडात्मक प्रावधान है यानी पेनाल्टीज है, कानून तोड़ने पर कंपनियों पर करोड़ों रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। विदेशी डेटा ट्रांसफ़र, यानी कुछ शर्तों के साथ भारत से बाहर डेटा भेजा जा सकता है। तो ये कुछ नए प्रावधान किए गए हैं डीपी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो गंगा नदी बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पूछ क्या रहा है, उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है। तो गंगा नदी बेसिन भारत में सबसे बड़ा है जो देश के 27% भूभाग को घेरता है, तो ये ऑप्शन तो सही है। भारत में यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को कवर करता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। यहाँ पर देखिए गंगा नदी बेसिन की जब बात होती है तो जैसे यहाँ गंगा निकल रही है और ये जो क्षेत्र है जहाँ से नदियाँ आकर के जुड़ती हैं, ये सारी गंगा नदी बेसिन में आएंगी, ठीक है। इसीलिए इसका जो है विस्तार ज़्यादा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 1 और 2 दोनों आंसर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के बारे में देख लें। तो हालिया खबर के अनुसार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 के खंड 46A के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को एक प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित करके कर छूट प्रदान की है। यानी
अब ये जो मिशन है इसके तहत जो भी खर्च होंगे उन्हें कर छूट मिलेगी, यानी कर में छूट मिलेगी। आयकर अधिनियम की धारा 10 के बारे में देख लेते हैं, जिसके तहत जो है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को एक प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित करके कर के रूप में छूट दिया गया है। तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 में विभिन्न प्रकार की आय का उल्लेख किया गया है जिन्हें करों से छूट दी जा सकती है। इसका लक्ष्य कुछ संस्थाओं पर वित्तीय भार को कम करना है। इस धारा का खंड 46(1) केंद्रीय या राज्य अधिनियमों के तहत स्थापित वैधानिक निकायों या प्राधिकरणों को कर छूट प्रदान करता है, जब तक कि वे सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए काम कर रहे हों। यानी सार्वजनिक उद्देश्य, पब्लिक वेलफेयर के लिए जब कोई काम हो रहा है तो उसे कर में छूट दिया जा सकता है। यह नियम इन प्रावधानों को आयकर दायित्वों से मुक्ति देकर उनके धन का बेहतर उपयोग करने में सहायता करता है। अब हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जिसे कर में छूट दिया गया है उसे। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय परिषद द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, जिसे राष्ट्रीय गंगा परिषद भी कहा जाता है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की बात करें तो राष्ट्रीय गंगा परिषद की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करता है। इसे अगस्त 2011 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। इसके उद्देश्यों की बात करें, मिशन में मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) को पूर्व अवस्था में लाना और बढ़ावा देना। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है? जैसे कोई भी शहर है या गांव है और यहाँ से गंदा नाला बह रहा है तो यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा देते हैं, ताकि क्या होता है, यहाँ पर जो अपशिष्ट है या प्रदूषक है वो यहीं पर छन करके अलग हो जाए और स्वच्छ पानी जो है यहाँ बाहर निकले, नदियों में जाए और ये मेन नदी में जा कर के ये पानी गिर जाए। तो यहाँ पर एसटीपी लगाते हैं। मिशन में मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को पूर्व अवस्था में लाना और बढ़ावा देना तथा सीवेज के प्रवाह की जांच के लिए रिवर फ्रंट के निकास बिंदुओं पर प्रदूषण को रोकने हेतु तत्काल अल्पकालिक कदम उठाना शामिल है। प्राकृतिक मौसम परिवर्तन में बदलाव के बिना जल प्रवाह की निरंतरता बनाए रखना, सतही प्रवाह और भूजल को बढ़ावा तथा उसे बनाए रखना, क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पतियों के पुनर्जीवन और उनका रखरखाव करना। माफ कीजिएगा दोस्तों, गला थोड़ा खराब है। गंगा नदी बेसिन की जलीय जैव विविधता के साथ साथ तटवर्ती जैव विविधता को संरक्षित और पुनर्जीवित करना। नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में देख लेते हैं। तो यह एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। तो ये नमामि गंगे कार्यक्रम जो है, पहले से जो भी नदियों से संबंधित जितने भी अधिनियम थे या जो भी प्रावधान थे उन्हें सबको सम्मिलित करते हुए नमामि गंगे कार्यक्रम लाया गया। और इसका उद्देश्य जो है राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण में प्रभावी कमी, संरक्षण और पुनरुद्धार के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करना है। गंगा नदी बेसिन की बात करें तो गंगा नदी बेसिन भारत में सबसे बड़ा है, जो देश के लगभग 27% भूभाग को घेरता है। गंगा बेसिन भारत, तिब्बत, चीन, नेपाल, बांग्लादेश में 10,86,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत में यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को कवर करता है। इसका उद्गम की बात करें तो हिमालय में गंगोत्री हिमनद के हिम क्षेत्रों से होता है। बेसिन का अधिकांश भाग लगभग 65.57% कृषि के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि जल निकाय 3.47% क्षेत्र को कवर करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो पद्म पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं यही बताना है आपको। तो यह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। यह पुरस्कार 5 श्रेणियों में दिया जाता है। तो यह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, ये तो ऑप्शन सही है, लेकिन यह 5 श्रेणियों में नहीं दिया जाता है बल्कि 3 श्रेणियों में दिया जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही विकल्प का चयन करना है तो केवल एक है। तो नवंबर दिसंबर में जब घोषणा होती है पद्म पुरस्कारों की, तो ये जो है अप्रैल मई में के मंथ में ये इसका वितरण किया जाता है। तो अभी जो है वितरण किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं किन किन लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है, साथ ही पद्म पुरस्कारों के भी बारे में देख लेंगे। तो पद्म पुरस्कार 2025 के बारे में, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने विशिष्ट व्यक्तियों को वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार प्रदान किए हैं। बता दें कि इस साल 139 व्यक्तियों का चयन पद्म पुरस्कारों के लिए किया गया था। इसमें से 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल है। तो 7, 19 और 113 कुल मिलाकर के 139 व्यक्ति किन्हें मिला है। तो पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोग कौन कौन से हैं। तो PR श्रीजेश को खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार महापात्रा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विनोद कुमार धाम को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। कला के क्षेत्र में नरेन गुरुंग को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कला के क्षेत्र में डॉक्टर जसपिंदर नरूला कौल को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। फिर वहीं कला के क्षेत्र में अद्वैत चरण गणनायक को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सुजनी शिल्प की संरक्षक निर्मला देवी को भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब ये सुजनी शिल्प चर्चा में है, आप याद रखिएगा, निर्मला देवी को देख लीजिएगा। उन्होंने एक साड़ी भी भेंट की थी वित्त मंत्री जी को, तो आप इसे थोड़ा देख लीजिएगा। अवधानम कला के क्षेत्र में डॉक्टर मुदुगुला नागफनी शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तुषार दुर्गेश भाई शुक्ला को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पाक कला के क्षेत्र में डॉक्टर के दामोदरन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में डॉक्टर सुरेंद्र कुमार वासल को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। संगीत के क्षेत्र में भारत के सबसे प्रतिष्ठित गजल गायकों में से एक पंकज उधास जी को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अरिजीत सिंह को बॉलीवुड संगीत उद्योग में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुजुकी के पूर्व CEO, वही जो मारुति सुजुकी, ठीक है, उनके पूर्व CEO थे, कौन थे, सोआमू सुजुकी, जो मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किए गए। क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संगीतकार रिकी केज को भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को भी मरणोपरांत पद्म भूषण अवार्ड प्रदान किया गया। अभिनेता बालकृष्ण कपूर को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। तमिल अभिनेता S अजित कुमार पद्म भूषण अवार्ड प्रदान किया गया। और MT वासुदेवन नायर को मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड प्रदान किया गया। तो आप जो है मरणोपरांत किसे मिला वो भी याद रखिएगा, ठीक है, अलग से लिस्ट बना लीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं पद्म पुरस्कार के बारे में। तो वर्ष 1954 में स्थापित यह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। यह उन सभी विषयों या गतिविधियों के क्षेत्र में उपलब्धियों की पहचान करता है जिनमें सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल हो। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। जैसे पहला है पद्म विभूषण, जो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। दूसरा है पद्म भूषण, जो उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। तीसरा है पद्मश्री, जो प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण और पद्मश्री के बाद पद्म पुरस्कारों के पदानुक्रम में पद्म विभूषण सर्वोच्च है। यानी जो हमारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो तो भारत रत्न है। भारत रत्न के बाद नागरिक सम्मानों की बात करें तो फिर ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग
व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, सेवा आदि जैसे विभिन्न विषयों गतिविधियों के क्षेत्र में दिए जाते हैं। बता दें कि ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा आमतौर पर प्रतिवर्ष मार्च-अप्रैल के महीने में प्रदान किए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो भारत के पहले भेड़िया अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तो उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो यह अभयारण्य सरना धर्म का पालन करने वाले जनजाति समुदायों के क्षेत्र में स्थित है। यह झारखंड के लातेहार जिले में स्थित महुआ दानर भेड़िया अभयारण्य है। तो इस संदर्भ में यानी भारत के पहले भेड़िया अभयारण्य की बात करें तो यह अभयारण्य सरना धर्म को पालन करने वाले जनजाति समुदायों में स्थित है। साथ ही साथ यह झारखंड के लातेहार जिलों में स्थित महुआ दानर भेड़िया अभयारण्य स्थित है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें। तो भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य ये झारखंड में बनाया गया है। तो हाल ही में झारखंड के लातेहार जिले में स्थित महुआ दानर भेड़िया अभयारण्य को भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया को समर्पित अभयारण्य घोषित किया गया है। अभयारण्य के बारे में देख लें तो यह अभयारण्य सरना धर्म का पालन करने वाले जनजाति समुदायों के क्षेत्र में स्थित है। अब देखिए प्रश्न यहीं पर बन जाए कि सरना धर्म को पालन करने वाले जनजाति समुदाय कहाँ पाए जाते हैं। तो झारखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हुबहू प्रश्न बने। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब आप व्याख्या को विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यह अभयारण्य सरना धर्म का पालन करने वाले जनजाति समुदायों के क्षेत्र में स्थित है। गौरतलब है कि इस क्षेत्र की 80% से अधिक जनसंख्या सरना कोड का पालन करती है, जो प्राकृतिक तत्वों, वनों, नदियों, पहाड़ों की पूजा पर आधारित एक आदिवासी आस्था है। नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में दर्शाया गया है कि भारतीय ग्रे भेड़िए भौतिक रूप से चुनौतीपूर्ण भूभागों को प्राथमिकता देते हैं। ये भेड़िए ऐसे क्षेत्रों को भी प्राथमिकता देते हैं जो सांस्कृतिक रूप से मानव परिहार क्षेत्र माने जाते हैं। वहीं अध्ययन इस बात की पुष्टि करता है कि आदिवासी संस्कृति और पारिस्थितिकी के बीच तालमेल भेड़ियों के सुरक्षित वास के लिए अनुकूल है। भारतीय ग्रे वुल्फ के बारे में देख लेते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम कैनिस लुपुस पैलिपस है। तो कैनिस लुपुस पैलिपस यह ग्रे वुल्फ की एक उपप्रजाति है जो भारत व दक्षिण पश्चिम एशिया में पाई जाती है। यह छोटे झुंडों में रहता है और अन्य भेड़ियों की तुलना में कम मुखर होता है। यह मुख्यतः रात्रिचर नॉकटर्नल है और यह शाम से सुबह तक सक्रिय रहता है। इसके प्रमुख प्राकृतिक आवासों में झाड़ियाँ, घास के मैदान तथा अर्धशुष्क कृषि पारिस्थितिकी तंत्र शामिल है। संरक्षण की स्थिति की बात कर लें तो IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय यानी अनुमानित संख्या 2000 से 3000 के बीच में बताई जा रही है। साइट्स की परिशिष्ट वन में सूचीबद्ध की बात करें तो ये साइट्स की परिशिष्ट वन में सूचीबद्ध है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। चलिए WTO किस संधि के तहत स्थापित हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो WTO बाली संधि, माराकेश समझौता, दोहा समझौता और ब्रेटन वुड्स संधि। तो माराकेश समझौता के तहत जो है WTO स्थापित किया गया था। चलिए व्याख्या को देखें। तो दक्षिण चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने WTO में विकासशील देश का दर्जा स्वयं चुनने के अधिकार की फिर से मांग की है। यानी इन देशों को, ये देश जो है चीन हो गया, भारत हो गया और दक्षिण अफ्रीका, ये WTO में खुद से चाहते हैं कि हम जो है विकासशील देश के रूप में गिने जाए और ये अधिकार की मांग कर रहे हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान WTO सुधार एक अहम मुद्दा बना रहा, जिससे इसकी प्रासंगिकता व वैश्विक बहस को बल मिला है। यूरोपीय संघ द्वारा लागू किए जा रहे कार्बन टैक्स और डिजिटल ट्रेड नीतियों से WTO नियमों की सीमाएं उजागर हो रही हैं। WTO के बारे में देखें
तो विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में WTO कहते हैं, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को माराकेश समझौते के तहत हुई थी, जिसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार को नियम आधारित और निष्पक्ष बनाना है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है और वर्तमान में इसके 166 सदस्य देश हैं, जो विश्व व्यापार के 98% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। WTO के प्रमुख समझौतों में गैट्स, ट्रिप्स और कृषि पर समझौता AOA शामिल है, जो वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा से जुड़े व्यापार को नियंत्रित करते हैं। संगठन का विवाद निपटान तंत्र सदस्य देशों के बीच व्यापारिक विवादों के समाधान में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन इसका अपीली निकाय 2019 से निष्क्रिय है। WTO में MFN यानी मोस्ट फेवर नेशन और राष्ट्रीय उपचार जैसे सिद्धांत और गैर भेदभावपूर्ण व्यापार सुनिश्चित करने के लिए लागू हैं। तो मोस्ट फेवर नेशन क्या होता है? तो मोस्ट फेवर नेशन क्या है कि जब आप किसी देश में जब आप माल ले जाते हैं यानी गुड्स ले जाते हैं, तो उस देश के प्रति आप जो पहला देश है वो आपके प्रति सिंपैथी नहीं रखेगा, यानी सबके प्रति समान व्यवहार रखेगा। ठीक है, तो ये मोस्ट फेवर नेशन में किसी देश का विशेष फेवर लेना नहीं होता है। ये आप स्टेटमेंट में नोट कर लीजिएगा और इसके बारे में पढ़िएगा। विकासशील देशों को विशेष और विभेदक उपचार के तहत लचीली शर्तों के साथ व्यापार नियमों को लागू करने की सुविधा दी जाती है। तो मोस्ट फेवर नेशन ये आज का होमवर्क है आपका। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं होमवर्क के रूप में हम इसमें डिस्कस करते रहेंगे और आपको देते रहेंगे, ताकि आप उसे अच्छे तरीके से रिवाइज करें। क्योंकि जब ये करंट अफेयर में शामिल करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और उसका एग्जाम्पल के साथ सेट देना पड़ेगा, उसको व्याख्यायित करना पड़ेगा। तो हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप इसे देखें। वर्तमान में WTO संरक्षणवाद, भू राजनीतिक तनाव, डिजिटल व्यापार पर नियमों की कमी और विकसित विकासशील देशों के बीच मतभेद जैसी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। WTO के महत्व की बात करें तो WTO एक ऐसा मंच है जो देश को नियम आधारित वैश्विक व्यापार में भाग लेने की सुविधा देता है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यापार में पारदर्शिता और स्थिरता बनी रहे। WTO का विवाद निपटान तंत्र यानी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी सदस्य देशों के बीच व्यापार से संबंधित विवादों का कानूनी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण समाधान प्रदान करता है, जिसे ट्रेड वार जैसी स्थितियों से बचाव होता है। WTO के सदस्य देश पारस्परिक सहमति से टैरिफ कम करते हैं, जिससे व्यापार लागत घटती है और वस्तुएं और सेवाएं सस्ती होती हैं। इसके कारण वैश्विक व्यापार की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। WTO व्यापार में समान अवसर उपलब्ध कराता है, जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और यह नवाचार, गुणवत्ता और दक्षता में सुधार लाता है, जो उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद है। WTO के माध्यम से व्यापार का विस्तार विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को गति देता है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और गरीबी में कमी आती है। WTO समान वोट अधिकार, पारदर्शिता और भागीदारी के सिद्धांतों पर आधारित है। यह सभी देशों को वैश्विक व्यापार नीतियों में समान भूमिका निभाने का अवसर देता है, जिससे वैश्विक शक्ति संतुलन बना रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो मजदूर दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में पहला मजदूर दिवस समारोह 1923 में मुंबई में मनाया गया। हिंदुस्तान की लेबर किसान पार्टी ने भारत में पहला मजदूर दिवस समारोह आयोजित किया था। तो पूछ क्या रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो भारत में पहला मजदूर दिवस समारोह 1923 में मनाया तो गया था, बट ये मुंबई में नहीं मनाया गया था, ये चेन्नई में मनाया गया था। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। हिंदुस्तान की लेबर किसान पार्टी ने भारत में पहला मजदूर दिवस समारोह आयोजित किया था, तो ये ऑप्शन सही है। तो कौन से सही हैं? तो केवल 2 सही हैं, इसलिए बी आंसर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। व्याख्या को देखें तो चर्चा में क्यों है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में भी जाना जाता है, विभिन्न
उद्योगों और क्षेत्रों में श्रमिकों की कड़ी मेहनत और योगदान का सम्मान करने के लिए दुनिया भर में 1 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यानी 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर डे। और यही श्रमिक ही हैं जो किसी भी उत्पादन में अपना योगदान दे करके अर्थव्यवस्था को संचालित करने में मदद करते हैं, चाहे वो कृषि हो, चाहे उद्योग हो, चाहे वो निर्माण कार्य हो, उसमें सभी में भागीदारी मजदूरों की होती है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो इसलिए मजदूरों के महत्व को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ ने सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत में मजदूर दिवस के बारे में देख लें तो भारत में मजदूर दिवस पहली बार 1 मई 1923 को चेन्नई तत्कालीन मद्रास में मनाया गया था और इसमें 2 बैठकें हुई, एक ट्रिप्लिकेन बीच पर और दूसरी मद्रास उच्च न्यायालय के पास, जो हिंदुस्तान की लेबर किसान पार्टी द्वारा आयोजित की गई थी। मलयपुरम सिंगरावेलु चेट्टियार द्वारा स्थापित यह पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से भी जुड़ी थी। इन बैठकों के दौरान एक प्रस्ताव पारित किया गया कि जिसमें ब्रिटिश सरकार से 1 मई को मजदूर दिवस घोषित करने और इसे सरकारी अवकाश बनाने का अनुरोध किया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में देख लें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आईएलओ कहते हैं, 1919 से एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। यह 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस नहीं, जो जॉब पर रखता है, ठीक है, श्रमिकों को एक साथ लाता है ताकि श्रम मानक निर्धारित किए जा सकें, नीतियां विकसित की जा सकें और सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार किए जा सकें। 1919 में वर्साय की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसे स्थापित किया गया था। तो 1919 में वर्साय की संधि हुई थी और उसी के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र की पहली संबद्ध विशेष एजेंसी बनी। इसका मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और संस्थापक की मिशन की बात करें तो सार्वभौमिक और स्थायी शांति के लिए सामाजिक न्याय आवश्यक है। राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानव और श्रम अधिकारों को बढ़ावा देता है। इसने 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया। विभिन्न वर्गों के बीच शांति में सुधार हेतु यानी शांति के लिए नोबेल दिया गया आईएलओ को, और श्रमिकों के लिए सभ्य कार्य और न्याय सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अन्य विकासशील देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करना भी इसका उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का संगठनात्मक ढांचा क्या है? तो आईएलओ अपना कार्य 3 प्रमुख निकायों के माध्यम से पूरा करता है, जिसमें सरकार भी शामिल होती है, नियोक्ता भी शामिल होता है और श्रमिक प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। श्रमिक प्रतिनिधि का मतलब जो मजदूर नेता होते हैं उन्हें श्रमिक प्रतिनिधि कहते हैं, ठीक है। नेता का मतलब जो यूनियन लेवल पर जो विजयी होते हैं, ठीक है। प्रतिनिधि का मतलब क्या? एक रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों और आईएलओ की व्यापक नीतियों को निर्धारित करता है। इसकी बैठक हर साल जिनेवा में होती है, जिसे अक्सर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संसद के रूप में जाना जाता है। और ये शायद 2021 या 2022 के यूपीपीसीएस के एग्जाम में आया था, ठीक है, आईएलओ से संबंधित प्रश्न, तो आप याद रखेंगे। तो शासी निकाय की बात करें तो यह आईएलओ की कार्यकारी परिषद है और इसकी बैठक हर साल में 3 बार जिनेवा में होती है। यह आईएलओ के नीतिगत निर्णय लेता है तथा कार्यक्रम और बजट तैयार करता है, जिसे वह अपनाने के लिए सम्मेलन में प्रस्तुत करता है। शासी निकाय और कार्यालय के कार्य को प्रमुख उद्देश्यों को कवर करने वाली त्रिपक्षीय समितियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय की बात कर रहे हैं तो यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थायी सचिवालय है। यह आईएलओ की समग्र गतिविधियों का केंद्र बिंदु है, जिसे यह शासी निकाय की जांच और महानिदेशक के नेतृत्व में तैयार करता है। तो ये था दोस्तों
डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। और आप सभी से विशेष अपील कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक भी शेयर करें और उन लोगों तक खास तौर से शेयर करें जिन्हें इस करंट अफेयर की विशेष आवश्यकता है। हमारा प्रयास यही है कि आने वाले समय में आपको और भी बेहतर तरीके से करंट अफेयर उपलब्ध कराया जाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।